हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की साइंस। और क्लास 11 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो जहाँ पर हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की बात तो कर चुके थे, जहाँ पर हमने पढ़ा कि कैसे हम अलग अलग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। सिंपल। फिर हमने इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे थे, जहां पर कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर चुके थे, कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस अभी हमें करना है। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज के साथ साथ बच्चों हम इनके ट्रेंड्स के बारे में भी बात कर रहे थे कि कौन से जो है ट्रेंड्स क्या होगा। यानी कि अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी। ठीक। वहीं अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी। तो बच्चों, अगर हम देखें ये जो चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आगे जब हम सीनियर क्लासेस में जाएंगे या आगे हम और चैप्टर्स भी पढ़ेंगे तो ये वाला जो चैप्टर है वो हमारे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें साथ ही कुछ बेसिक चीजें भी पढ़ने वाले हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करती है। जो किसी भी, जैसे हम कहते हैं ना, किसी बिल्डिंग का एक फाउंडेशन होता है, वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर जो है वो एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। ठीक। चल, तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक को हम अभी तक पढ़ चुके हैं, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा कुछ इस प्रकार से हमारी पीरियडिक टेबल है। ठीक है, जहां पर इस पीरियडिक टेबल को डिवाइड किया गया है। अब इसमें कुछ पीरियड्स हैं, कुछ ग्रुप्स हैं। अब अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो ये हमारे ग्रुप्स बन जाते हैं, और लेफ्ट से अगर हम राइट की तरफ जाते हैं तो ये हमारे पीरियड्स बन जाते हैं, जहां पर बच्चों टोटल हमारे 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, और 18 ग्रुप्स, जहां पर ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ये डी ब्लॉक के अंदर ही है, लेकिन इन्हें अलग से लिखा जाता है। ऐसा क्यों, ये तो हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक। चलिए, तो एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। जहां पर हमने यहाँ पर पहले हिस्ट्री के बारे में बात किया था कि जो हमारी पीरियडिक टेबल है वो कैसे कैसे बनी, कितनी बार पहले वो खराब हुई का मतलब है कितनी बार पीरियडिक टेबल बनी, लेकिन उसे आगे कंटिन्यू नहीं किया गया। फिर जो है कोई दूसरे साइंटिस्ट आए, फिर उन्होंने नई पीरियडिक टेबल दी, फिर उसमें भी कुछ डिमेरिट्स आए, कुछ डिसएडवांटेजेस थे, जिस कारण उसे भी आगे कंटिन्यू नहीं किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारे पीरियडिक टेबल आए और लास्ट में हमारे आए हेनरी मोजले, जिन्होंने दिया मॉडर्न पीरियडिक लॉ और साथ में मॉडर्न पीरियडिक टेबल, जिसको हम अभी यूज करते हैं बच्चे। तो कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर वैसे तो इन्होंने सारे पॉइंट्स को सही से नहीं बताया, लेकिन लगभग ये हमारी सबसे सही पीरियडिक टेबल है। इसमें भी कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो क्या है, कुछ डिमेरिट्स थी, लेकिन हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, बात करते हैं आगे। यहाँ पर हमें डिवाइड किया गया पीरियडिक टेबल को, तो जो ये हमारे एल्कलाइन मेटल्स हैं, इधर हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इधर ये हमारे सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जहाँ पर बच्चों Zn, Cd और Hg यानी कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। ऐसा क्यों, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही। ये हमारे हैलोजेंस हैं, ये हमारी नोबल गैसेस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने कुछ एडवांटेजेस, सारे डिसएडवांटेजेस, सब सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। फिर हमने जो ये पीरियड टेबल है बच्चों, इसको इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। ये हमारा एस ब्लॉक है, ये हमारा डी ब्लॉक है, ये हमारा पी ब्लॉक है और ये हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। अच्छा, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो आता है एस ब्लॉक में, यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो आता है डी ब्लॉक में, यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है पी ब्लॉक में, और यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है हमारे एफ ब्लॉक में। इसीलिए इस प्रकार से इनका नाम दिया हुआ है। अब हर एक जो ब्लॉक है, यानी कि एसपीडीएफ, ये जो ब्लॉक है, इनकी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनमें वेरी करती रहती है, चेंज होती है। तो वो क्या होती है, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है, किसकी नहीं करती, ये सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया था, आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, फिर हमने ऑफ बाउंस प्रिंसिपल के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की जाती है, स्पिन कैसा होना चाहिए। यहाँ पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात भी हमने की थी।
इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाए। क्रोमियम और कॉपर, ये बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, चेंज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। होनी तो चाहिए थी 4s2 3d1, लेकिन हो जाती है 4s1 3d5। ऐसा क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर 3d4 है तो हम यहाँ से s से एक इलेक्ट्रॉन ले जा लेते हैं 3d5 में, ठीक है, 3d में, और वहां पर हो जाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, जो कि इसे बना देता है हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड बच्चों ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे अगर हम कॉपर की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 4s2 3d9, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d10। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो चेंज हमने क्यों किया है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर देखो 3d9 और 3d10 वाले में से 3d10 वाला जो है वो ज्यादा क्या है, ज्यादा स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि इसके जो पूरा ऑर्बिट, जो हमारा पूरा शेल है 3D है, वो क्या है, फुली फिल्ड हो चुका है। तो फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है हाफ फिल्ड से, और हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है पार्शियली फिल्ड से। तो या तो आपका जो वो है जो शेल है वो हाफ फिल्ड हो या फुली फिल्ड हो, तब वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ऑर्बिट सही, सॉरी, ऑर्बिट ज्यादा स्टेबल होंगे। पीरियोडिसिटी कुछ क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर कर लिए थे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के बारे में बात कर ली थी, जिनकी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन स्पेसीज में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बात कर ली थी कि एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, मास नंबर क्या है, जिसको कि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ते हैं बच्चों। इसको एक बार देख लेते हैं। हमने बात की जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। जूनियर क्लासेस में हम ये पढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। लेकिन क्या हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर बराबर होते हैं? जैसे हम कह रहे हैं कि किसी में प्रोटॉन की जो संख्या है, देखो प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर की, जैसे अगर हम कहें Na है और Na पॉजिटिव है, अब Na में एटॉमिक नंबर है हमारा 11, एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, प्रोटॉन भी कितने होंगे 11। अब जितने प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन भी उतने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11। सेम इसमें देख लेते हैं, इसमें एटॉमिक नंबर है 11, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 11, तो क्या इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे? क्या इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे? क्या इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे? नहीं। इसलिए स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया है फॉर अ न्यूट्रल एटम, किसी उदासीन एलिमेंट की बात है। जैसे ये वाला हमारा न्यूट्रल है, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है, ये कैसा है, आयनिक है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ये क्या है, कैटायन है या एनायन है। ये हमारा कैटायन है क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों वो होते हैं हमारे एनायन। ठीक है, चलो अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखो एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 10। ठीक है, तो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होते। कब बराबर होते हैं? जब कोई न्यूट्रल स्पेशी होती है। जैसे ये वाली न्यूट्रल है। न्यूट्रल कौन सी होती है स्पेशी? जिसमें ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। चलिए मास नंबर की बात कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू मास नंबर। अब जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन्स हैं, उनको ऐड कर लीजिए, मास नंबर आ जाएगा। सिंपल। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स, माइनस कर लेंगे मास नंबर से प्रोटॉन्स तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। सिंपल है। चलिए एक बार आप इसे देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बच्चे यहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात की थी, जहां पर एक और पीरियोडिक प्रॉपर्टी जिसे हम जेड इफेक्टिव कहते हैं या सिंपली जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहा जाता है। ठीक, जहां पर जेड इफेक्टिव को तो हमने डिस्कस कर लिया था। एटॉमिक साइज के बारे में हमने बात कर ली थी कि एटॉमिक साइज क्या होते हैं, जैसे जैसे हम ग्रुप में। चलिए तो एटॉमिक साइज को एक बार देख लेते हैं। एटॉमिक साइज में हमने क्या बात की थी बच्चों, अच्छा सेंटर से जो डिस्टेंस होगी उसको ही एटॉमिक साइज कहेंगे हम। देखो जैसे हमने कहा कि ये एटम और इस एटम के सेंटर से जो डिफरेंस है ये क्या हो गया, इनका डिस्टेंस। यही क्या डिफाइन करेगा हमारा कि एटॉमिक साइज क्या है। तो यहाँ पर बच्चों हमने कोवेलेंट रेडियस के बारे में बात की थी, वंडरवॉल रेडियस के बारे में बात की थी और मेटेलिक रेडियस के बारे में बात की थी। अच्छा ये जो वंडरवॉल रेडियस है ये गैसेस के लिए होते हैं, है ना। ठीक है, और ये जो हमारा मेटेलिक रेडियस है ये मेटल्स के लिए। अच्छा मेटेलिक रेडियस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आयनिक रेडियस, सॉरी कैटाइनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस।
सिंपल। तो यहाँ पर कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी। अब क्या, अगर हम एक न्यूट्रल एटम की बात करें और एक चार्ज्ड एटम की बात करें, साइज की, अगर हम एटम के साइज की बात कर रहे हैं, अब एटम्स की देखो साइज के बारे में, जैसे जैसे हम ग्रुप में आगे की तरफ जा रहे हैं तो साइज क्या होता है, जैसे हम अगर हम ग्रुप में ऊपर से टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। जैसे जैसे बच्चों शेल्स के नंबर बढ़ेंगे, साइज भी तो हमारा, सॉरी, साइज भी तो एटम का इंक्रीज होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे एटम का साइज भी बढ़ेगा। तो टॉप से बॉटम को आते हुए साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। वही अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखते हैं, और मैटर जो हमारा एटम है उसका साइज क्या रहता है, छोटा रहता है, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम ग्रुप सॉरी अगर हम पीरियड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट हम कह रहे हैं कि साइज डिक्रीज होता है। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा साइज किसका होता है, जो हमारा लास्ट वाला, जो पीरियड में जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट होता है नोबल गैसेस। अब ये जो नोबल गैसेस होती है इनके बीच में होती है वंडर वॉल रेडियस। और वंडर वॉल रेडियस आपको पता है सबसे बड़ी रेडियस कौन सी होती है, वंडर वॉल रेडियस, तो इसीलिए उनका साइज भी बड़ा होता है। ये तो नॉर्मल बात हो गई। अब बात करते हैं आयंस के केस में। अब एक हमारे पास न्यूट्रल एटम है क्लोरीन, और ये हमारा चार्ज्ड एटम है, यानी कि इसमें कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ये कैसा है, एक एनायन है, ठीक है, एनायनिक है। अगर हम रेडियस की बात करें तो इसकी रेडियस ज्यादा है, ऐसा क्यों, और इसकी रेडियस कम है। अगर हम रेडियस को देखें, देखो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 17 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 17, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, 18 है। ठीक है, तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से इसका साइज ज्यादा है, हाँ बिल्कुल। देखो अब यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अपनी तरफ पकड़ के रखेंगे, अट्रैक्ट करके रखेंगे। ठीक है, इसी को तो हम जेड इफेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, ठीक है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन क्या होगा, यहाँ से इधर में रिपल्शन क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन ज्यादा होगा, तो रिपल्शन ज्यादा होने से क्या होगा, वो एक दूसरे के पास आएंगे या दूर जाएंगे। रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो एटम्स हैं वो जो सॉरी इलेक्ट्रॉन्स है वो दूर जाएंगे। दूर जाने से क्या होगा, साइज बढ़ेगा, है ना, दूर जाने से क्या होगा बच्चों, साइज इंक्रीज होगा, साइज बढ़ेगा। तो यही कारण है यहाँ पर जो है साइज ज्यादा होगा। ठीक, तो एक बार आप इसे देख, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कुछ एटम्स हैं, उनकी रेडियस के बारे में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, ग्रुप और पीरियड में क्या इसका ट्रेंड होता है ये भी हमने यहाँ पर देख लिया था। चलो, तो उस क्वेश्चन से यहाँ पे, जैसे एक पॉजिटिव आयन है वो स्मॉलर होता है लेकिन नेगेटिव आयन लार्जर होता है अपने पेरेंट एटम से, ऐसा क्यों। जैसे हम कहें कि सोडियम जो है वो बड़ा होता है, सोडियम पॉजिटिव से, और जबकि क्लोरीन जो है वो छोटा होता है, क्लोरीन नेगेटिव से। यानी कि यही क्वेश्चन कहा गया है ना कि पॉजिटिव आयन क्या है, छोटा है अपने पेरेंट एटम से, लेकिन नेगेटिव आयन जो है वो बड़ा है अपने पेरेंट एटम से। ऐसा क्यों, ऐसा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, या हम कहें यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। न्यूक्लियर चार्ज यानी कि देखो यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो है 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है 11। ठीक है, तो इन 11 का इस पर क्या होगा, ये इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो जो साइज तो है वो रहेगा। ठीक है, लेकिन बात करते हैं यहाँ पर प्रोटॉन होंगे 11 और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कम। अब इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, तो प्रोटॉन के पास ज्यादा पावर है, यानी कि पॉजिटिव वाले के पास ज्यादा पावर है। पॉजिटिव वाले के पास ज्यादा पावर है इसको अपने पास, नेगेटिव वालों को अपने पास अट्रैक्ट करने का, तो वो अट्रैक्ट करेंगे जिस वजह से इनका साइज छोटा होता है। वही यहाँ पर बात करें, यहाँ पर प्रोटॉन है 17 और इलेक्ट्रॉन भी है 17। यहाँ की बात करें, यहाँ पर प्रोटॉन है 17 और इलेक्ट्रॉन है 18, यानी कि यहाँ पर तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो साइज है वो है ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बच्चों 17 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, जिस वजह से वो क्या करेंगे, उसको
ये 17 इलेक्ट्रॉन जो है उसको इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, ये 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक। वैसे ही यहाँ पर जो है 17 इलेक्ट्रॉन इन 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करेंगे, लेकिन उतने पावरफुली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा नहीं है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से उनके बीच का जो रिपल्शन है वो भी ज्यादा होगा, जिस वजह से साइज बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ कुछ पेयर्स हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि लार्जर साइज किसका होगा। तो आप आसानी से बता सकते हो, देखो के और के पॉजिटिव में देखो के का साइज लार्जर होगा, एफ नेगेटिव का साइज लार्जर होगा। अच्छा, इन दोनों में से लार्जर साइज किसका होगा, यहाँ पर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ पर का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो साइज बड़ा किसका होगा, जहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन गए तो इनके जो प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन की संख्या तो समान होगी दोनों में, है ना। इस पर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करके रखेगा, साइज छोटा हो जाएगा। चलिए, तो कुछ और क्वेश्चन से ये हमने कर लिए थे। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने बात कर ली थी। आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लगती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक। आयनाइजेशन एनर्जी, क्या क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी पर इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट, ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने वेरिएशन की बात कर ली थी कि एक पीरियड में क्या होता है बच्चों, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं सेम पीरियड में, बिकॉज ऑफ द ग्रेजुअली डिक्रीज इन द साइज एंड इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पर साइज डिक्रीज होता है, ये हमने साइज में पढ़ लिया था, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ये हमने न्यूक्लियर चार्ज में पढ़ लिया था। वैसे साइज डिक्रीज ही होता है न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, या हम कह सकते हैं बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, ठीक है। क्योंकि जब हम आगे की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है और आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है। और हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं 1 साइज, कि जैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई। अब एटॉमिक रेडियाई के बढ़ने की वजह से और साइज के बढ़ने की वजह से, देखो, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, तो साइज क्या होता है, बढ़ता है, साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ कैसे रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर पहले शेल में उसे इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना था, अब उसे इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो अब उसके लिए इजी हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। अब जो है यहाँ पर कम आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। देखो, अगर बात करें हम, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है फर्स्ट शेल से, और सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो ज्यादा इजी कौन सा है, सेकंड शेल वाला, है ना। क्योंकि फर्स्ट शेल में देखो ये न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के पास है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज भी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जिस वजह से यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी बच्चों वो ज्यादा होगी, वो हमें ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास में, इसके देखो एक शेल के बाद इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस है उसके इतने पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, दूर है। तो दूर से हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, रिमूव करते हैं, यानी कि जितना बड़ा एलिमेंट होगा, सॉरी जितना बड़ा एटम होगा, जितना उसका ज्यादा साइज होगा, उतने उसमें शेल्स भी ज्यादा होंगे, यानी कि उतना कम आयनाइजेशन एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, ठीक है। कम का मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट है, कम का मतलब है कि इनसे ईजी है इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, जबकि इनसे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है, ठीक है। जितना छोटा साइज होगा वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। किस वजह से, सेम सारी चीजें न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। तो न्यूक्लियर चार्ज इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे फैक्टर इसी के आसपास घूमते रहते हैं। चलिए, इतना आप देख लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।